हेलो एवरीवन, क्यूआरएस नर्सिंग के और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्सेट 9 मेंस एग्जाम में जो एमसीक्यूज आए थे उसके ऊपर। ये सब मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, तो कहीं कहीं पे लैंग्वेज पूरा होगा, कहीं कहीं पे आधा अधूरा होगा। तो ये डिस्कशन हमें आने वाले नॉर्सेट के लिए भी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब 6 यूनिट ऑफ इंसुलिन एवरी, द अवेलेबल सॉल्यूशन कंटेन्स 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन इन 100 ml ऑफ एनएस, हाउ मेनी ml शुड द नर्स एडमिनिस्टर। हमें पूछा है 6 यूनिट पर आवर, यानी 6 यूनिट हमें उसको इंसुलिन एवी इन्फ्यूजन देना है। हमारे पास है क्या, 100 यूनिट्स 100 ml पे, मतलब 1 ml पे है 1 यूनिट, तो हमें चलाना है 6 यूनिट्स, तो 6 ml पर आवर पे कंटिन्यू करेंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्टर 500 ml ऑफ एनएस ओवर 4 आवर्स, द ड्रॉप फैक्टर इज 15 GTT, व्हाट इज द फ्लो रेट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप फैक्टर हमें दे दिया है, टोटल वॉल्यूम हमें मिल गया है, तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स, यही है फॉर्मूला। वॉल्यूम हमारे पास है 500, ड्रॉप फैक्टर है 15, टाइम है हमारे पास 4 आवर, मतलब 4 इंटू 60, 1 आवर 60 मिनट्स। इसको कर देंगे 15 इंटू 5 हो जाता है 75, ये डबल जीरो आ गया, ये हो गया 240, ये कट चुका है, ये अराउंड हल जाएगा हमारा 31.25। राइट आंसर है 31 GTT पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ए पेशेंट इज प्रेस्क्राइब नॉन एपिनेफ्रिन एट 3 माइक्रोग्राम्स पर मिनट, द ड्रग इज अवेलेबल एज 4 mg in 1000 ml ऑफ D5, व्हाट इज द करेक्ट डोज इन ml पर आवर। करेक्ट डोज किसमें निकालना है हमें, ml पर आवर पे। ये कब काम में आता है, जब हम सिरिंज पंप में किसी ड्रग को सेट करते हैं। डॉक्टर लिख के गया है 3 माइक्रोग्राम्स पर मिनट के हिसाब से इन्फ्यूजन होना चाहिए, मतलब सिरिंज पंप में उसके अंदर जाना चाहिए। ठीक है, हमारे पास है कितना, 4 mg in 1000 ml। आंसर किस में है, मतलब हमें सिरिंज पंप पे सेट कैसे करना है, ml पर आवर पे ही सेट करेंगे। तो ml पर आवर पे अभी कन्वर्ट कर देंगे, 3 माइक्स पर मिनट है। इसको हम अभी क्या करेंगे, 1 घंटे में कितना माइक्स जाना चाहिए कर देंगे, तो इसमें इंटू 60 कर देते हैं, क्योंकि मिनट में इंटू 60 करेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। तो 60 इंटू 3 हो जाएगा 180 माइक्स पर 1 आवर। ठीक है, 180 माइक्रोग्राम उसके अंदर जाना है। अभी हमारे पास अवेलेबल कितना है, 4 mg इन 1000 ml, इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। 4 mg इन 1000 ml है, मतलब 4000 माइक्रोग्राम्स इन 1000 ml, मतलब हर ml में है 4 माइक्स इन 1 ml। अभी पता चल जाएगा कि 1 ml पे 4 माइक्स है, हमें 180 माइक्स पर आवर करना है, तो कितना ml पर आवर करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 45। ऐसे इजीली हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, हमें नर्सिंग ऑफिसर के हिसाब से सोचना है कि हम बेड साइड खड़े होकर कैसे कैलकुलेट करके जल्दी से जल्दी कोई भी इन्फ्यूजन उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब 2 पॉप्स ऑफ साल्ब्यूटामॉल every 6 hours, one canister contains 200 puffs, for how many days will one inhaler last। तो एक इनहेलर है, इनहेलर में देखना उसमें लिखा होता है 200 पफ्स है, 400 पफ्स है, मतलब कितना बार वो प्रेस कर सकता है। ठीक है, तो कनिस्टर में कितना है, 200 पफ्स है। द प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब, मतलब उसको फिजिशियन ने क्या बोला है कि 2 पफ्स लेना है एवरी 6 आवर। एक दिन में 6 आवर कितना होगा, 4, 24 आवर में 4 बार 6 आवर आएगा, तो दिन में वो 4 बार लेगा। कितना पफ लेगा, 2 पफ, तो टोटल एक दिन में 8 पफ खर्चे हो रहे हैं, 8 पफ यूज हो रहे हैं। टोटल है 200 पफ्स डिवाइडेड बाई 25 डेज तक ये लास्ट करेगा। तो ये सिंपल सा मैथ था। ए पेशेंट विथ न्यूमोथोरैक्स हैज ए चेस्ट ट्यूब, द चेस्ट ट्यूब एक्सीडेंटली डिस्कनेक्ट्स फ्रॉम ड्रेनेज सिस्टम, व्हाट इज द नर्सेस प्रायोरिटी एक्शन। हर बार ये क्वेश्चन आता है, ये उसका एक फेवरेट एमसीक्यूज में से एक है कि न्यूमोथोरैक्स है, आईसीडी लगा है, मतलब चेस्ट ट्यूब लगा है, सडन चेस्ट ट्यूब क्या हो गया, अपने ड्रेनेज बैग से, ड्रेनेज सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो। ये हमेशा क्लोज ड्रेनेज में रहना चाहिए।
तो क्या करना है, क्लाम द चेस्ट ट्यूब इमीडिएटली। क्लाम कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, कहीं पे रिटिन डॉक्यूमेंट में सपोर्टिव नहीं है कि क्लाम करना चाहिए। ये सिनेरियो देख के, केस देख के किया जाता है फिजिशियन के एडवाइस से। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी जरूरी नहीं है। रिकनेक्ट द चेस्ट ट्यूब विदाउट प्रिकॉशन, नहीं विदाउट प्रिकॉशन तो कुछ करना ही नहीं है। प्लेस द चेस्ट ट्यूब इन सलाइन और स्टेराइल वाटर, सबसे पहले यही काम करना है, क्योंकि सलाइन या स्टेराइल वाटर में उसको डालते क्या, एक वाटर सील बन जाएगा, बाहर से एयर और एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो निमोथोरैक्स में था। बाहर का एयर अगर उसके अंदर फिर से घुस गया उस चेस्ट ट्यूब के थ्रो से, तो निमोथोरैक्स और खराब हो सकता है। ए पेशेंट विथ सीओपीडी and copious secretion is undergoing suction. During the procedure, the patient develops new wheezing, becomes drowsy. What is the most likely cause? ठीक है, पेशेंट का 6th क्वेश्चन क्या था कि सीओपीडी का हिस्ट्री था, बहुत सारा सिक्रीशन था, कॉपियस सिक्रीशन, थिक सिक्रीशन था, अभी धीरे धीरे ड्राउजी हो रहा है। मोस्ट लाइकली कॉज क्या हो सकता है, तो पूरा क्वेश्चन क्या था वो तो पता नहीं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार उसको ब्रोंकोस्पाज्म या लैरिंगोस्पाज्म हो सकता है, या उसको सक्शनिंग किया जा रहा था उस टाइम पे ब्रोंकोस्पाज्म लैरिंगोस्पाज्म हो सकता है, तो उसको O2 कम मिलेगा, या फिर PCO2 कम उसके बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। ज़्यादातर चांस इसमें है कि ब्रोंकोस्पाज्म और लैरिंगोस्पाज्म की वजह से उसके अंदर O2 कम जा रहा है, पेशेंट हाइपोक्सिक हो रहा है, इसीलिए वो ड्राउसी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट कम्युनिटी प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर फॉर लिस्मेनियासिस, कालाजार, तो सैंड फ्लाई था राइट आंसर। हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो राइट आंसर है टिटनस। टिटनस में हर्ड इम्यूनिटी काम में नहीं आता है। A newborn presents with a protruding sac on the lower back. The sac contains meninges, CSF, neurons. What is the most likely diagnosis? तो इसके ऊपर मैंने एक इमेज डाला है, देख सकते हैं वो इमेज के साथ, देखिए तो क्या क्या था उसमें, CSF था, न्यूरॉन था और मेनिंजेस। तो CSF, न्यूरॉन और मेनिंजेस होगा तो होगा माइलो मेनिंगोसिल और मेनिंगोमाइलोसिल। ठीक है, याद कैसे रखना है, माई वर्ड मसल के लिए आता है, ठीक है, सील मतलब एक सैक, और यहाँ पे है मेनिंजेस, तो यहाँ पे 3 चीजें होंगी। एक तो सैक बन गया, सैक के अंदर हमारा क्या रहेगा, फ्लूइड रहेगा, कौन सा फ्लूइड, CSF फ्लूइड। माइलो वर्ड मसल में यूज करते हैं, तो इसको हम नर्व फाइबर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ मेनिंजेस प्रोट्रूड हो गया तो हो गया मेनिंगोमाइलोसिस। खाली अगर मेनिंजेस आया तो उसके साथ CSF भी आएगा तो हो जाएगा मेनिंगोसिल। मेनिंगोसिल कुछ नहीं आया है, बस एक गैप है, 2 वर्टिब्रा के बीच में ज्यादा गैप हो गया, ये आगे जाके कुछ भी हो सकता है, मेनिंगोसिल हो सकता है, माइलोमेनिंगोसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ये स्पाइना बाइफिडा के टाइप्स, इससे क्वेश्चन आया था, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या, मेनिंगोमायोसिस। Which of the following program was launched by the government of India to promote institutional delivery and reduce maternal and infant mortality? तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसके अंडर में क्या होता है कि जब भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होता है तो मदर को क्या मिलता है कि कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, कुछ इंसेंटिव भी मिलता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं उनको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रोत्साहन राशि मिलेगा उनको कि वो जाके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब क्या, होम डिलीवरी ना करवा के वो जाके किसी अस्पताल में डिलीवरी करवाए। तो इससे क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो उसको मैनेज किया जा सकता है अगर हॉस्पिटल में हो, तो इससे क्या मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट कम होगा। Which of the following national health program in India focuses primarily on family planning and maternal health? तो फैमिली प्लानिंग और मैटरनल हेल्थ को इनमें से कौन सा प्रोग्राम फोकस करता है? ऑप्शन में है NRHM, ऑप्शन बी में है
रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ऑप्शन सी में है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ऑप्शन डी में है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये प्राइमरीली फोकस करता है फैमिली प्लानिंग एंड मैटरनल हेल्थ प्लस चाइल्ड हेल्थ के ऊपर। व्हाट इज द एनुअल हेल्थ कवरेज प्रोवाइडेड अंडर ABPMJ, जिसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर फैमिली। तो पर ईयर कितना मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है ये 5 लाख तक का। तो राइट आंसर है 5 लाख। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मेन पर्पज क्या है? ऑप्शन ए में है टू प्रोवाइड फ्री रेशन टू पुअर फैमिलीज। आयुष्मान भारत का हेल्थ के साथ ज्यादातर हेल्थ के ऊपर फोकस करता है, तो ऑप्शन नंबर ए को इसमें एलिमिनेट कर सकते थे। टू मेंटेन प्रॉपर हेल्थ लेकर इसको हाथ में रखना है। टू प्रोमोट यूनिवर्सल वैक्सीनेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, नहीं, वैक्सीनेशन के ऊपर इसका कोई रोल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट फ्री मेडिसिन फॉर क्रोनिक हेल्थ, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। किसी को बस इसका फुल फॉर्म ही पता हो या इसका मीनिंग भी पता हो तो ये क्वेश्चन को ये सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, टू मेंटेन प्रॉपर हेल्थ रिकॉर्ड। आयुष्मान कार्ड के बारे में पता होगा, CHO जो लोग CHO हैं वो लोग कभी ना कभी मतलब कभी ना कभी नहीं, जैसे भी ये करके किए होंगे। जब शुरुआती दौर में CHO जब स्टार्ट हुआ था CHO प्रोग्राम, तो जब आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुआ था तो सबको एनरोल करना पड़ता था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कील वैक्सीन, कील वैक्सीन के बारे में कौन सा सेंटेंस ट्रू है? ऑप्शन नंबर ए में है इट कंटेन्स लाइव बट वीकेंड पैथोजन, ऑप्शन बी इट कॉज डिजीज इन वैक्सीनेटेड पेशेंट, इट रिक्वायर कंटिन्यू बूस्टर, इट डोंट रिक्वायर बूस्टर। तो इसमें राइट आंसर क्या है कि कील वैक्सीन के लिए कंटिन्यू बूस्टर डोज चाहिए होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। इट कंटेन्स लाइव बट वीकेंड पैथोजन, नहीं, ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन जिसको हम लाइव वैक्सीन बोलते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक है। इट कॉज डिजीज इन वैक्सीनेटेड पेशेंट, नहीं, ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कील वैक्सीन होता है, ठीक है। कील वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी इनको बोला जाता है कॉन्टेंट पैथोजेंस दैट हैव बीन इनएक्टिवेटेड और किल्ड, ठीक है। ये रेप्लिकेट या फिर कुछ डिजीज कॉज नहीं कर सकते, इसमें पैथोजेंस सब डेड होते हैं, ठीक है। तो टिपिकली इनमें बूस्टर डोज चाहिए, ठीक है। किल वैक्सीन का एग्जांपल जैसे रेबीज वैक्सीन हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो रेबीज वैक्सीन में बूस्टर दिया जाता है, तो इट रिक्वायर्स कंटिन्यू बूस्टर। उसके बाद आ गया व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन एडजुवेंट इन वैक्सीन, तो वैक्सीन में क्या होता है? एडजुवेंट होता है। एडजुवेंट का काम क्या होता है? ये एडजुवेंट क्या करते हैं? पोटेंसी को बढ़ाते हैं वैक्सीन की, एनहांस द इम्यून रेस्पॉन्स टू एंटीजन, मतलब ये पावर को बढ़ाते हैं, सिंपली माने तो ये पावर को बढ़ाते हैं, ये वैक्सीन का पोटेंसी को ये बढ़ा के रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। When should a nurse observe to determine effectiveness of a vaccine in an individual, तो ये शायद MCQ BCG वैक्सीन या लाइव वैक्सीन के ऊपर आया था, तो इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन था द रोटा वायरस वैक्सीन फॉर, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोटा वायरस किसके लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर है इसका रूट प्लस ये किसके लिए दिया जाता है, तो रूट है ओरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। Which of the following is correct about herd immunity, तो हॉर्ड इम्यूनिटी क्या करता है कि ये वैक्सीन का नीड को एलिमिनेट करता है। हॉर्ड इम्यूनिटी क्या है पहले उसको समझिए। चलिए कोविड का एग्जांपल ले, तो कोविड के दौरान क्या हुआ था कि एक लार्ज पॉपुलेशन को क्या कर दिया गया? वैक्सीन कर दिया गया, वैक्सीनेटेड कर दिया गया, और बहुत लोगों को कोविड हुआ भी, कोविड से इन्फेक्टेड हुए, फिर वो लोग ठीक हो गए, तो उनके अंदर एक थोड़ा सा इम्यूनिटी डेवलप कर गया, ठीक है। मान लीजिए एक पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, 100 लोगों में से हमने 40 लोगों को वैक्सीन दे दिया और 40 लोगों को क्या कर दिया, और 40 लोगों को उस डिजीज से इन्फेक्टेड हो गए और सर्वाइव कर लीजिए। तो बाकी जो 20 लोग हैं इनके अंदर एक तो ये डिजीज पूरा लिमिट होके रह जाएगा, सीमित होके रह जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसके लिए, ये 20 लोगों और किसको ट्रांसमिट कर सकते हैं? जो भी होगा इस 20 लोगों के अंदर होगा ना, ये 40 लोगों को और दे सकते हैं, और ये 40 लोग थोड़े बहुत इम्यून हैं। तो हॉर्ड इम्यूनिटी जिसको कि क्या बोलते हैं,
कम्युनिटी इम्यूनिटी और पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज दैट ऑकर्स व्हेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन बिकम्स इम्यून। ठीक है, तो ये कम्युनिटी इम्यूनिटी क्यों है और पॉपुलेशन इम्यूनिटी क्यों है? क्यों इसमें लार्ज पोर्शन एक कम्युनिटी का, एक पॉपुलेशन का लार्ज पोर्शन इसमें इम्यून हो गया है। इम्यून एक तो वैक्सीनेशन के थ्रू हो सकता है या पास्ट इन्फेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या वैक्सीनेशन का नीड को एलिमिनेट कर रहा है। ठीक है, ऑलरेडी अगर ज़्यादातर लोग इसमें नेचुरली इम्यून मतलब पास्ट इन्फेक्शन से इम्यून हो चुके हैं तो वैक्सीनेशन का नीड थोड़ा इसमें कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मैच द रेडियोलॉजिकल साइन विद द करेक्ट कंडीशन। ठीक है, सिंगल वोवल साइन, डबल वोवल साइन, ट्रिपल वोवल साइन एंड मल्टीपल वोवल साइन। तो सिंगल वोवल साइन पाइलोरिक स्टेनोसिस, डबल वोवल साइन ड्यूडेनल अट्रेसिया एंड ट्रिपल वोवल साइन जेजुनल अट्रेसिया। इसको जब आप इमेज के साथ देखेंगे तो तब थोड़ा समझ पाएंगे। ये है सिंगल वोवल साइन, डबल वोवल साइन एंड ट्रिपल वोवल साइन। तो बबल मतलब क्या? जहां पे डायलेट होके एयर फंस गया है, कहीं पे अगर स्ट्रक्चर हो, कहीं पे नैरो हो गया है अपना जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे कि सिंगल बबल साइन। सिंगल बबल साइन में क्या है कि जो हमारा पाइलोरस पार्ट है वो नैरो हो गया। तो यहाँ पे ये जो जब भी एब्डोमेन का एक्सरे किया जाएगा तो आगे की तरफ और कुछ नहीं दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, और जो स्टोमक पार्ट है वो डायलेटेड दिखेगा, बड़ा सा बबल एयर बबल दिखेगा। तो ऐसे ही सिंगल बबल साइन, डबल बबल साइन। सेम जगह पे अगर डियोडेनम में अट्रेसिया है, ठीक है, डियोडेनम की जगह पे अट्रेसिया, तो स्टोमक के साइड एक बबल दिखेगा, डियोडेनम के आगे एक बबल दिखेगा, हो गया डबल बबल साइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ जिंक सप्लीमेंटेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 months to 5 years ड्यूरिंग डायरियल मैनेजमेंट। तो डायरिया के मैनेजमेंट में WHO ने रिकमेंड किया है कि जिंक सप्लीमेंटेशन देना है। तो इसका डोज फिक्सेशन दो तरह से, एक लेस देन 6 month एज ग्रुप के लिए और एक मोर देन 6 month एज ग्रुप के लिए। अगर लेस देन 6 month है तो इसको 10 mg पर डे के हिसाब से 14 डेज तक देना है, 14 डेज। अगर मोर देन 6 month है एज ग्रुप तो 20 mg पर डे के हिसाब से 14 डेज देना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए पेशेंट रिसीविंग प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर लेबर इंडक्शन डेवलप्स यूटेराइन हाइपोस्टिमुलेशन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन दिया जा रहा है लेबर स्टिमुलेशन के लिए। ठीक है, उसमें क्या यूटेराइन हाइपोस्टिमुलेशन हो रहा है। व्हिच मेडिकेशन प्रीफर एंटीडोट टू रिड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें दो ऑप्शन में कंफ्यूज है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही टोकोलाइटिक की तरह काम करते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसमें ज्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपर एज लिमिट फॉर चिल्ड्रन टू बी कवर अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS स्कीम इन इंडिया। तो ICDS में जो अपर एज लिमिट है वो कितना है? तो ICDS कवर करता है क्या 0 to 6 years ऑफ चिल्ड्रन, और उसके साथ प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मदर एंड एडोलेसेंट गर्ल्स को ये कवर करते हैं। तो राइट आंसर है, अगर सिर्फ चाइल्ड के लिए, चिल्ड्रन के लिए पूछा है तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट फॉर पोस्टमार्टम हेमोरेज एट प्राइमरी हेल्थ केयर। तो PPH का फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट से MCQ आया है। तो PPH क्या है? अगर नॉर्मल डिलीवरी है और उसमें 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, या सी सेक्शन है जिसमें 1000 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसको PPH बोला जाता है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला मैनेजमेंट है PPH। अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फंडल मसाज। और अभी AMTSL के थ्रू प्लासेंटा का डिलीवरी हो रहा है, तो जिसमें ऑक्सीटोसिन भी इंट्रोड्यूस है, ऑक्सीटोसिन उसमें देना है। तो राइट आंसर है फंडल मसाज, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। द डॉक्टर्स वेनोसस इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ फीटल सर्कुलेशन, इट इज ए सॉन्ड दैट कनेक्ट्स विथ 2 मेजर ब्लड वेसल्स। तो डॉक्टर्स वेनोसस किस किस को कनेक्ट करता है? तो राइट आंसर है क्या? डॉक्टर्स वेनोसस इंफीरियर वेना कवा और अम्बिलिकल वेन को ये कनेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर।
25th क्वेश्चन है, न्यूबॉर्न इज डायग्नोस्ड विथ टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, व्हाट इज द एसेंशियल एंड प्राइमरी थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस इन्फेंट। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है न्यूबॉर्न को, तो प्राइमरी मैनेजमेंट इसमें इंसुलिन थेरेपी होता है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में क्या प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इसमें डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 फाइन मोटर से था, फाइन मोटर स्किल से। तो फाइन मोटर स्किल मतलब क्या, जिसमें कि मतलब ज्यादातर उंगलियों का यूज किया जाता है। फाइन मोटर मतलब जिसमें ज्यादा नर्व फाइबर यूज होते हैं जो मोटर स्किल को अचीव करने के लिए। तो क्ले मोल्डिंग विथ फिंगर्स ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हिच डिसेलेरेशन इज ड्यू टू अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से कौन सा डिसेलेरेशन होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीटीजी से था। तो अगर अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है तो इसमें वेरिएबल डिसेलेरेशन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग में, तो ऑप्शन में था हाइपोवोलेमिया था, हाइपरवोलेमिया था, फ्लूइड ओवरलोड और डिहाइड्रेशन था। तो इसमें कंफ्यूज होने के लिए ऑप्शन नंबर बी एंड सी है, लेकिन जुगुलर वेन डिस्टेंशन ज्यादातर फ्लूइड ओवरलोड के कारण यहाँ पे राइट साइडेड जो हार्ट फेलियर होता है उसमें दिखाई देता है। तो हाइपरवोलेमिया में एक फ्लूइड ओवरलोड का कंडीशन है, लेकिन इसमें ज्यादा सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्लूइड ओवरलोड, जो कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर के कारण हो सकता है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। क्वेश्चन नंबर 29 था, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फोरामिना ऑफ मेजेंडी एंड फोरामिना ऑफ लुस्का इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो ये फोरामिना ऑफ मेजेंडी एंड लुस्का ये सीएसएफ फ्लो में इनका रोल इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन दोनों में एट्रेसिया हो जा रहा है या इनका ब्लॉकेज हो जाए तो उस कंडीशन का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए था आर्नोल्ड चियारी मालफॉर्मेशन, इसमें देख सकते हैं ये है आर्नोल्ड चियारी मालफॉर्मेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, जिसमें कि हर्निएशन ऑफ सेरिब्रल टॉन्सिल, जो सेरिबेलम का जो पार्ट है वो हर्निएट होकर नीचे की तरफ खिसक जाता है, इसके कारण भी यहाँ पे सीएसएफ फ्लो में ब्लॉकेज होता है, ठीक है। और ये जो फोरामिना ऑफ मेजेंडी एंड फोरामिना ऑफ लुस्का, इसके ऑब्स्ट्रक्शन को बोलते हैं डैंडी वाकर सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। डैंडी वाकर सिंड्रोम में देख सकते हैं कि फोरामिना और लुस्का एंड फोरामिना ऑफ मेजेंडी दोनों ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण क्या होता है कि जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल इसमें डायलेट हो जाते हैं। डायलेट क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर से एस्केप नहीं हो पाता है सीएसएफ का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ए 3 week old infant is brought to the clinic with a history of projectile vomiting after feeding। तो आफ्टर फीडिंग क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रहा है। ऑन एग्जामिनेशन द नर्स पाल्पेट्स ओलिव सेड मस्ट, तो ये दोनों किसके क्लासिकल साइन है, पाइलोरिक स्टेनोसिस के। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ए नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट हु रिसीव्ड एन ओपियोइड एनाल्जेसिक, ओपियोइड एनाल्जेसिक मिला है, मान लीजिए मॉर्फिन मिला है, फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन। Which of the following finding indicates the most serious complication of opioid use? तो opioid use का एक most serious complication क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रेस्पिरेटरी रेट 8 ब्रीथ पर मिनट इसमें नॉर्मल ब्रीथ रेट से कम है, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु जस्ट हैड ए सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्टेड इनटू राइट सबक्लेवियन वेन। तो राइट सबक्लेवियन वेन में क्या सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्ट किया गया। सबक्लेवियन वेन कहाँ होता है, ये जो क्लेविकल के नीचे ठीक हमारा सबक्लेवियन वेन पास करके गया होता है, तो यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन इंसर्ट किया जा रहा है, इंसर्ट किया गया है। शॉर्टली आफ्टर प्रोसीजर द क्लाइंट डेवलप शॉटडाउन डिस्निया एंड डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड ऑन राइट साइड। तो राइट साइड पे क्या है, ब्रीथ साउंड डिक्रीज हो गया और पेशेंट सडनली डिस्निक हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्टार्ट हो गया। तो क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं, तो सबक्लेवियन वेन में सेंट्रल लाइन का एक कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसके कारण न्यूमोथोरैक्स डेवलप कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर सर्जरी एंड एडमिनिस्टर एट्रोपिन बिफोर द प्रोसीजर। प्रोसीजर के बिफोर क्या एट्रोपिन दिया जा रहा है, उसका क्या प्लान है, सर्जरी का प्लान है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ गिविंग एट्रोपिन प्री ऑपरेटिवली। तो एट्रोपिन का क्या है, इसका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट रहता है। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट में सिक्रीशन सब ड्राई हो जाता है, सिक्रीशन कम सिक्रीट होता है, तो डिक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रीशन है, एयरवे में जो भी सिक्रीशन है ये डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्योंकि सर्जरी है उसको में भी आगे जाके जनरल एनेस्थेसिया दिया जा सकता है, पेशेंट को सेडेट करके रखा जा सकता है, अगर सिक्रीशन होगा तो एक्सपीरिएट करने का चांस बढ़ जाएगा, तो इसीलिए प्री ऑपरेटिवली या फिर जैसे कि कोई भी प्रोसीजर जिसमें कि पेशेंट को सेडेट करके रखना है,
थोड़ा लंबा टाइम के लिए सेडेट करके रखना है, उसमें हम प्री ऑपरेटिवली एट्रोपिन देते हैं। किस लिए? उसके एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्ट? तो कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आया है, हमेशा याद रखना 10 10 10 का। 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट लेना है, उसको 10 ml सलाइन के साथ, नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करना है और वो ओवर 10 मिनट इसको इन्फ्यूज करना है या फिर इंजेक्ट करना है। तो इट कैन बी गिवन इंट्रावेनसली टू ट्रीट हाइपोकैल्सिमिया। हाँ, इंट्रावेनसली इसको दिया जा सकता है, ये राइट है। इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड स्लोली बाय एविपुस, स्लोली एविपुस दिया जाता है। इट कैन बी यूज टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में ये कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट के हिसाब से यूज करते हैं। इसका रोल क्या है कि ये कार्डियक मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। इट कैन बी गिवन एज रैपिड एविपुस, रैपिड एविपुस टू क्विक रिवर्स टॉक्सिसिटी। नहीं, इसको रैपिड एविपुस कभी नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें राइट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट बोला है। क्वेश्चन नंबर 35, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ Asherman syndrome. Asherman syndrome. Which of the following menstrual changes in the most common clinical finding associated with the condition? तो Asherman syndrome में होता क्या है कि ये इंट्रायूटेराइन एडेशंस है, इसमें इंट्रायूटेराइन एडेशंस होते हैं जिसके कारण स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होता है सर्विक्स में, यूटेरस में, ठीक है। और इसके वजह से मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी जैसे कि हाइपोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया के कंडीशंस दिखाई देते हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूज हो सकते हैं, सॉरी ओलिगोमेनोरिया बोलो, हाइपोमेनोरिया और एमेनोरिया जैसे कंडीशंस आ सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, हाइपोमेनोरिया। ए पेशेंट रिपोर्ट्स पासिंग फ्रेश ब्राइट रेड ब्लड ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, फ्रेश ब्राइट रेड ब्लड ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, द नर्स डॉक्यूमेंट दिस फाइंडिंग एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो फ्रेश ब्राइट रेड ब्लड मतलब हेमाटोचिजिया। अगर यही स्टूल अगर ब्लैक टेरी स्टूल आ रहा है, बाउल मूवमेंट कर रहा है, मतलब क्या, स्टूल पास करने टाइम अगर फ्रेश ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है तो अभी अभी ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं आसपास के रीजन से ब्लीडिंग हो रहा है, ज्यादातर ये हेमोरॉइड्स के कारण, इसको पाइल्स बोलते हैं, पाइल्स के कारण, अनल फिसर के कारण हो सकता है, तो उसमें हेमाटोचिजिया। अगर ये अपर जीआई ब्लीड या स्टोमाक से ऊपर कहीं पे ब्लीडिंग हो रहा है तो उस जगह पे मलिना होता है, ब्लैक टेरी, क्योंकि उस टाइम पे क्या, ऊपर ब्लीडिंग हो रहा है, वो स्टोमक पे आएगा, स्टोमक पे ब्लड भी डाइजेस्ट हो गया, वो खाने के साथ मिक्सअप होगा तो ब्लैक डिस्कलरेशन होके निकलता है। तो मलिना किसको इंडिकेट करता है? ज्यादातर यूजीआई ब्लीड को, अपर जीआई ब्लीड, यूजीआई ब्लीड। क्वेश्चन नंबर 37 है, ए नर्स इज असेसिंग एन इन्फेंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो एक इन्फेंट है जिसमें इंक्रीज आईसीपी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली साइन नर्स शुड रिपोर्ट इमीडिएटली? ठीक है, तो जब भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है, मतलब ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो ये जो ब्रेन के अंदर जो टिश्यू, ब्रेन के अंदर जो मैटर होते हैं उसको कंप्रेस करता है, ठीक है, जिसके कारण वोमिटिंग सेंटर हो गया, जो कार्डियक सेंटर हो गया, वो सब के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो एक आईसीपी का इसमें अर्ली साइन पूछा है, तो अर्ली साइन के अंदर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इन्फेंट में ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो लेट के अंदर जाएंगे तो वहां पे ब्राडिकार्डिया डेवलप कर सकता है, सीजर एक्टिविटी आ सकता है, ये लेट में आएगा, ठीक है। अर्ली साइन में क्या आता है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ठीक है। इसके अलावा इन्फेंट में और क्या, वल्जिंग फंटानेल्स दिखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। आईसीपी और इन्फेंट को अगर कोरिलेट करेंगे तो एक वल्जिंग फंटानेल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए हिस्टेरोसल्फेंजियोग्राफी HSG टू एसेस फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। हिस्टेरो मतलब यूटेरस, सल्फेंजियो मतलब सल्फिनियस मतलब जो फेलोपियन ट्यूब्स है उसको चेक करना है, उसका पेटेंसी को चेक करना है, एसेस करना है। द नर्स एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर टाइमिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू शेड्यूल दिस प्रोसीजर, ठीक है। तो हमें क्या एसेस करना है कि यूटेरस को और सल्फिनियस मतलब फेलोपियन ट्यूब को। तो सबसे अच्छा टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे अच्छा टाइम क्या होगा? तो HSG करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो प्रेग्नेंट नहीं होना है, ठीक। उसके ऊपर क्या कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को इसमें अवॉइड करना है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन करेंगे तो विजुअलाइज ठीक से नहीं होगा, तो D5th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए को भी हम अवॉइड करते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए को भी इसमें अवॉइड कर सकते हैं। तो एमसीक्यू को देखते हुए इसमें सबसे सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डे 8 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि डे 6 to 10 इसमें एचएससी करने से क्या होगा, इसमें फर्स्ट तो एक मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा और इस टाइम पे सबसे कम थिकनेस होगा, यूटेराइन वॉल का थिकनेस सबसे मिनिमम रहेगा, क्योंकि जस्ट प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है इस टाइम पे। तो 6 to 10 के बीच में एचएससी करना सबसे बेनिफिशियल है। MCQ number 39, a nurse observes that a patient has dilated pupil, increased heart rate and elevated blood pressure. What is the most likely cause of these symptoms? तो क्या है, dilated pupil है, increased heart rate है और elevated blood pressure है। तो ये विसरल पेन के कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। हैबरमैन फीडिंग ट्यूब, इमेज बेस्ड MCQ आया था, ये है हैबरमैन फीडिंग ट्यूब, जो कि क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट प्लेट में फीडिंग के लिए यूज में लिया जाता है। Question number 41, a nurse is caring for a patient experiencing neuropathic pain. Which medication is commonly prescribed to manage this type of pain? तो न्यूरोपैथिक पेन के लिए गाबापेंटिन एक ड्रग ऑफ चॉइस है। A nurse is caring for a patient with umbilical cord prolapse during labor. What is the best immediate position to reduce pressure on prolapsed cord? तो prolapsed cord का केस है, तो सबसे इफेक्टिव पोजीशन होता है, प्रायोरिटी 1 में जाएगा नी चेस्ट पोजीशन फर्स्ट, सेकेंड में जाता है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, थर्ड में अगर ये दोनों ही नहीं हो पा रहा है तो हम एक पिलो रख सकते हैं, ठीक है, बटक्स के नीचे एक पिलो रख सकते हैं, ये थर्ड प्रायोरिटी में आएगा, इसका प्रायोरिटी लिस्ट होता है। तो नी चेस्ट या ट्रेंडलबर्ग पोजीशन रखने से क्या होगा कि ग्रेविटी के कारण क्या होगा, जो कॉर्ड के ऊपर जो ग्रेविटी यूटेरस का जो प्रेशर पड़ रहा था, जो फीटस का प्रेशर पड़ रहा था, वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें नीचे पोजीशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड डायग्नोस्ड विथ कावासाकी डिजीज, ये उसका कावासाकी डिजीज, स्कारलेट फीवर, लाइम डिजीज, ये नॉर्सेट का कुछ फेवरेट टॉपिक्स है, ठीक है। तो कावासाकी डिजीज से क्वेश्चन है, ए नर्स केयरिंग फॉर ए चाइल्ड डायग्नोस्ड विथ कावासाकी डिजीज, व्हिच ब्लड वेसल आर प्राइमरीली अफेक्टेड बाय द कंडीशन? तो कावासाकी डिजीज में मीडियम साइज ब्लड वेसल अफेक्ट होता है, ठीक है, मीडियम साइज, और ये कोरोनरी वेसल्स को ज्यादातर अफेक्ट करता है, कोरोनरी एन्यूरिज्म होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कोरोनरी एन्यूरिज्म। एसिटिक एसिड यूज्ड टू स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर व्हिच कैंसर? तो एसिटिक एसिड सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए काम में है। According to 2020 data, which is the most common cancer among females in India? तो 2020 डाटा के अनुसार मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, ये इंडिया में भी और ग्लोबली भी, इंडिया प्लस ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन नंबर 46, ए पीडियाट्रिक क्लाइंट्स चेस्ट एक्सरे शोस boot shaped heart. This radiologic finding is most commonly associated with which condition? तो boot shaped heart डायरेक्ट MCQ है, ये टेट्रालॉजी ऑफ फेलट में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। आफ्टर ओव्यूलेशन द oocyte remains viable for fertilization for approximately how long? तो ओवम यानी oocyte इसके बाद ओव्यूलेशन के बाद कितने टाइम तक वायबल रहता है, कितने टाइम के अंदर ये अगर फर्टिलाइज हुआ तो ये आगे जाके जाइगोट फॉर्मेशन करके कंसीव कर सकता है। तो राइट आंसर है 12 to 24 आवर्स फॉर ओवम और oocyte एंड 48 to 72 आवर्स फॉर स्पर्म। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी ADR गिवन इन शॉकेबल रिदम, एड्रेनालिन के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो इसका तो ऑप्शंस के बारे में थोड़ा उतना सही नहीं लग रहा है ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चले तो 1 mg आफ्टर 2 शॉक, या सबसे नियरेस्ट जो था 1 mg आफ्टर 3 साइकिल्स ऑफ CPR, इन दोनों से कोई हो सकता है। तो AHA के गाइडलाइन के अनुसार देखें तो कोई भी अगर शॉकेबल रिदम है, चाहे वो पल्सेस VT हो या VF हो, तो पहले क्या कहा जाता है कि VF या पल्सेस VT डिटेक्ट किया गया, उसके बाद सीधा पहले शॉक स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर डिफिब्रिलेटर अरेंज नहीं है
मान लीजिए कि डायरेक्ट मॉनिटर में दिखा VT डेवलप कर रहा है, पल्स नहीं है, तो तुरंत CPR स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ CPR। उसके बाद डिफिब्रिलेटर अरेंज हो गया, पास में आ गया, पेशेंट के पास में डिफिब्रिलेटर डिटेक्ट कर लिया गया कि VF है या फिर पल्सलेस VT है, जो भी है, शॉकेबल रिदम एक डिटेक्ट किया गया, पहला शॉक दिया गया, फिर CPR कंटिन्यू किया गया, रिज्यूम किया गया CPR, फिर दूसरा शॉक भी लिया गया। दूसरा शॉक के बाद यूजुअली क्या करना है, CPR के साथ एक डोज एपिनेफ्रिन का देना है। इस दौरान 3 to 5 मिनट्स हो चुका होता है, ठीक है। फिर एवरी 3 to 5 मिनट्स और एक डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, टिल जब तक डॉक्टर एडवाइस करे या दूसरा कोई एंटी एरिथमिक ड्रग एडवाइस ना करे। जैसे कि दूसरा काम में लिया जाता है, अगर एपिनेफ्रिन से काम नहीं आ रहा है तो एम्योडारोन भी हैवी बोलस दिया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर के अकॉर्डिंग कि आंसर क्या था, ठीक है। तो 0.1 mg तो फर्स्ट नहीं होगा, 1 mg ऑप्शन बी। आफ्टर 2 शॉक्स ऑफ आफ्टर 2 शॉक, देखिए यहाँ पे एक शॉक दिया गया, फिर और एक शॉक, उसके बाद ही EDR का मतलब एपिनेफ्रिन डोज दिया जा रहा है। या फिर 3 साइकिल्स ऑफ CPR, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी CPR एक हो गया है, यहाँ पे फिर से CPR हो गया है, यहाँ पे फिर और एक 3 साइकिल CPR हो चुका है, तो 3 साइकिल्स ऑफ CPR। तो ऑप्शन नंबर बी सी एग्जाम में जो था कि अभी दिल्ली एम्स क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, SpO2 ऑफ न्यूबॉर्न एट 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में टारगेट SpO2 कितना रहता है, 60 to 65%। इसको प्रीडॉक्टल SpO2 बोलते हैं। प्रीडॉक्टल SpO2 मतलब जनरली राइट हैंड में SpO2 को मेजर किया जाता है, डॉक्टर आर्टेरियोसस से पहले, क्योंकि राइट हैंड में जो सप्लाई होता है वो डॉक्टर आर्टेरियोसस से पहले का सप्लाई है, ठीक है। मिक्स ऑफ ब्लड नहीं होगा इसमें। तो 1 मिनट में टारगेट है 60 to 65, फिर दूसरे मिनट पे 65 to 70, फिर हर एक मिनट पे ये 5% बढ़ाया जाता है। Which condition is cause of hyperphosphatemia? तो hyperphosphatemia का कॉज इनमें से क्या है? तो ये MCQ को आप रिफीडिंग सिंड्रोम, जो कि ईटिंग डिजॉर्डर्स में दिखाई देता है, उसके साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफीडिंग सिंड्रोम के साथ कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें हाइपरफॉस्फेटेमिया है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हाइपरफॉस्फेटेमिया ये बाकी इलेक्ट्रोलाइट के साथ बॉडी में कैसे कोरिलेट करता है। तो पहले देखते हैं कैल्शियम के साथ। कैल्शियम और फास्फोरस इनवर्स है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस ऑपोजिटली काम करते हैं। अगर कैल्शियम कम हो रहा है तो फास्फोरस बढ़ेगा, हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा। अगर कैल्शियम बढ़ रहा है तो फास्फोरस डिक्रीज होगा, PO4 डिक्रीज होगा। तो क्वेश्चन में क्या है, हाइपरफॉस्फेटेमिया है, तो क्या होना चाहिए, हाइपोकैल्सियमिया होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी मैग्नीशियम के साथ हाइपोमैग्नीशियमिया होने से हाइपरफॉस्फेटेमिया भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। हाइपरकैलेमिया नहीं, हाइपोकैलेमिया और हाइपरफॉस्फेटेमिया एक साथ दिखाई देते हैं रिफीडिंग सिंड्रोम में। हाइपरकैल्सियमिया तो होगा ही नहीं क्योंकि ये उसका उल्टा काम करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, 56 ईयर ओल्ड क्लाइंट विथ क्रोनिक किडनी डिजीज प्रेजेंट्स विथ सेरम पोटेशियम 6.8। सेरम पोटेशियम नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है एंड पिक्ड TUF, इसके कारण ECG चेंजेस भी है। Which intervention should be life saving intervention इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है एडमिनिस्टर सोडियम पॉलीस्टीरेट सल्फोनेट, ये एक्जेलेट बोलते हैं, या फिर केबाइन सचेट के नाम से ही आता है। एडमिनिस्टर IV कैल्शियम ग्लूकोनेट। ऑप्शन नंबर सी एडमिनिस्टर IV रेगुलर इंसुलिन विद डेक्सट्रोज। ऑप्शन नंबर डी एडमिनिस्टर IV लूप डायरेक्ट। तो ये तीनों क्या करता है, तीनों के तीनों मतलब हाइपरकैलेमिया का मैनेजमेंट में यूज होता है। तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट होगा एडमिनिस्टर IV कैल्शियम ग्लूकोनेट। सबसे पहले कार्डियोप्रोटेक्टिव एजेंट को देना है इसमें, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि 6.8 कभी भी एरिथमिया डेवलप कर सकता है पेशेंट, कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हार्ट को बचाना है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में आएगा IV रेगुलर इंसुलिन विद डेक्सट्रोज। उसके बाद BP को देख के, फ्लूइड वॉल्यूम को देख के डॉक्टर एडवाइस करेगा कि लूप डायरेटिक देना है या नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आ सकता है हमारा एक्जेलेट, जो पोटेशियम बाइंड, केबाइन सचेट के नाम से आता है। ये पोटेशियम को बाइंड करता है, फ्री पोटेशियम आयन को बाइंड करके एक्सक्रीट आउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, ए क्लाइंट विद क्रोनिक अल्कोहलिज्म इज प्रेस्क्राइब डाइसल्फुराम। डाइसल्फुराम एंटी अब्यूज थेरेपी में काम में लिया जाता है, पनिशमेंट थेरेपी, अल्कोहल अब्यूज के लिए पनिशमेंट थेरेपी है। व्हिच स्टेटमेंट बाय द नर्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट टीचिंग पॉइंट, बहुत ही इंपोर्टेंट MCQ है।
ठीक है। तो जब भी एंटाब्यूज थेरेपी चल रहा हो या डाइसल्फोरान थेरेपी चल रहा हो तो अल्कोहल एंड अल्कोहल कंटेनिंग प्रोडक्ट, चाहे वो फूड हो, शेविंग क्रीम हो या फिर अल्कोहल सोल्यूशन हो, ठीक है, उस सबको अवॉइड करना है, क्योंकि नहीं तो डाइसल्फोरान रिएक्शन हो सकता है। ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में अल्कोहल अल्कोहल कंटेनिंग प्रोडक्ट को अवॉइड करना था वो एमसीक्यू होगा, ये मतलब वो होगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, a nurse is caring for a client with history of chronic alcoholism, which drug nurse expect? क्रोनिक अल्कोहलिज्म के लिए कौन सा ड्रग? तो ऑप्शन नंबर ए डाइसल्फोराम, जो कि एंटाबीज थेरेपी के अंडर में आता है, इसको एक्सपेक्ट कर सकती है। Which of the following maneuver is used during normal vaginal delivery for the assisted delivery of the fetal head? तो fetal head में अगर assisted delivery चाहिए ड्यूरिंग नॉर्मल vaginal delivery तो उसमें क्या क्रिस्टलर मैनोवर काम में लिया जाता है। ठीक है, ये इसमें एक तरह का फोंडल प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, ये है क्रिस्टलर मैनोवर। क्वेश्चन नंबर 55, ए क्लाइंट विद ब्लैडर कैंसर हैज रिसीव्ड इंट्रावेसिकल मिटोमाइसिन, द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट। तो मिटोमाइसिन थेरेपी, तो क्वेश्चन में है इंट्रावेसिकल मिटोमाइसिन, मतलब डायरेक्टली इनटू ब्लैडर क्या किया जा रहा है, मिटोमाइसिन को इन्फ्यूज किया जा रहा है। मिटोमाइसिन एक अल्कलाइटिंग एजेंट है। ठीक है, ये ब्लैडर कैंसर में काम में लिया जाता है। तो इसको देने के बाद क्या 1 to 2 आवर यूरिन को होल्ड करना है। 1 to 2 आवर तक क्या यूरिन को होल्ड करके रखना है, ड्वेल करके रखना है। ड्वेल टाइम इसका 1 to 2 आवर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। द नर्स इज चेकिंग द कंटेंट्स ऑफ द क्रेस्काट एंड एंश्योर्स दैट ए वुजी एंड ऑब्टुरेटर आर प्रेजेंट। वुजी और ऑब्टुरेटर के ऊपर क्वेश्चन है, इनके यूज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 56, वुजी और ऑब्टुरेटर के यूज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ दीज आइटम्स। ठीक है, तो वुजी हो या ऑब्टुरेटर हो या स्टीलेट हो, गाइडवेयर हो, ये सबको किस काम में लिया जाता है? तो जब भी डिफिकल्ट इंटूबेशन होता है तो उस टाइम पे वुजी, ऑब्टुरेटर या गाइडवेयर को काम में लिया जाता है कि इंटूबेशन को इजी बनाने के लिए, क्योंकि ये गाइड करेगा, ट्रैक करेगा। ठीक है, एक इमेज के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। इसको बोला जाता है वुजी। वुजी से हम गाइड करके, पहले वुजी को डाल देना है, ये पहुंच जाएगा ट्रैकिया तक, उसके बाद उसी के थ्रू गाइड करके हम अपना ईटी ट्यूब को अंदर डाल सकते हैं। तो राइट आंसर होगा जिसमें डिफिकल्ट इंटूबेशन होगा। ठीक है, डिफिकल्ट इंटूबेशन हम एक एयरवे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उस टाइम पे ये काम पे लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, द नर्स इज असिस्टिंग इन एन इमरजेंसी वेयर द एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डिसाइड्स टू यूज लारिंजियल मास्क एयरवे, जिसको एलएमए बोलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एलएमए? ऑप्शन नंबर ए था डायरेक्ट इंटूबेट टू द ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर बी था मेंटेन से पेटेंट एयरवे इन अनकॉन्शियस पेशेंट, ऑप्शन सी था प्रिवेंट्स एस्पिरेशन इन ऑल केसेस, ऑप्शन डी था डिफिकल्टी इन विजुअलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग लेरिंगोस्कोपी। तो इस ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है मेंटेन से पेटेंट एयरवे इन अनकॉन्शियस पेशेंट। ये इसका राइट मतलब सबसे प्रायोरिटी वाला इंडिकेशन है, ये है एलएमए। Next, a patient on IV heparin has an APTT result of 85 seconds. What is the nurse priority action? तो APTT का नॉर्मल रेंज होता है 25 to 35 seconds. ये नॉर्मल रेंज विदाउट एनी थेरेपी 25 to 35 seconds. अगर किसी को हेपारिन चल रहा है तो ये 1.5 to 2.5 टाइम्स ज्यादा हो सकता है, नॉर्मल लेवल से ज्यादा, कंट्रोल लेवल। ठीक है, तो थेराप्यूटिक लेवल कितना हो जाएगा 45 to 75 सेकेंड्स। ये है उसका थेराप्यूटिक लेवल, ये है नॉर्मल रेंज। और यहाँ पे कितना है 85 सेकेंड्स ज्यादा है। तो इसमें क्या करना है कि हेपारिन इन्फ्यूजन को डिक्रीज करना है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। कंटिन्यू द इन्फ्यूजन एज ऑर्डर नहीं होगा, इंक्रीज द हेपारिन इन्फ्यूजन रेट, इसमें इंक्रीज नहीं करना है क्योंकि और खराब हो सकता है। होल्ड द इन्फ्यूजन एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर, ये सही आंसर हो सकता है। हम होल्ड करके तुरंत नोटिफाई कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। अगर पहले से एडवाइस हो तो डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन कंफ्यूज होगा, ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्या ऑप्शंस रखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और डी, क्योंकि हम डायरेक्ट किसी को बंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रायोरिटी एक्शन इसमें
हम इन्फ्यूजन को थोड़ा देर के लिए होल्ड करके डायरेक्ट फिजिशियन को नोटिफाई कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। लेकिन इसमें जरूरी मतलब जो सबसे सही आंसर है वो क्या है कि हेपारिन थेरेपी कंटिन्यू तो करना है इसमें, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को जरूरी होगा तभी किया जा रहा है, तो इसमें ज़्यादातर डिक्रीज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का नॉन एड्रेनालिन चल रहा है, ठीक है, नॉन एड्रेनालिन चल रहा है और बीपी उसका 130/80 दिखा रहा है मॉनिटर पे, तो हम क्या करते हैं कि टेप ऑफ करते हैं, 5 पे चल रहा है उसको 4 कर दो, उसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं या तुरंत हम उसको होल्ड नहीं करते सीधा, उस तरह से ये एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट इज प्रेस्क्राइब्ड आईवी पेनिसिलिन एंड आईवी जेंटामाइसिन, आईवी पेनिसिलिन दिया जा रहा है और आईवी जेंटामाइसिन, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर बोथ मेडिकेशन थ्रू द सेम आईवी डे टू प्रिवेंट इनएक्टिवेशन ऑफ जेंटामाइसिन व्हिच एक्शन शुड द नर्स टेक। तो ये जो एमसीक्यू था ये पूछा है कि पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन को एक ही लाइन पे एक ही आईवी कैनुला के साथ दे सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शन में क्या था कि वेट एटलीस्ट 15 मिनट्स टू प्रिवेंट इनएक्टिवेशन ऑफ टेजोबैक्टर। तो ये मैं अपने एम्स के रेसिडेंट से पूछा, उन्होंने बोला कि जो पेनिसिलिन पार्ट होता है, जैसे आपने सुना होगा पिपरासिलिन टेजोबैक्टर, ठीक है, इसमें जो पेनिसिलिन पार्ट, पिपरासिलिन पेनिसिलिन पार्ट है, वो पेनिसिलिन पार्ट क्या करता है, जेंटामाइसिन को केमिकली इनएक्टिवेट कर देता है, लेकिन ऑप्शन में क्या था, टेजोबैक्टर का आंसर था। तो ये डिपेंड करता है एम्स के ऊपर कि किसको ये करेक्ट आंसर मानना है, ठीक है। तो पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन को एक आईवी लाइन पे नहीं दे सकते, अगर देना है तो फ्लश करना है, एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स वेट करना है, फिर नेक्स्ट ड्रग को देना है, ठीक है। तो राइट आंसर इसीलिए हम ऑप्शन नंबर बी को मान रहे हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स प्रोवाइड द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर 100 ग्राम, तो ये राइट आंसर है एग। During rescue bag resuscitation, what is the recommended oxygen flow rate ensure effective ventilation? रेस्क्यू बैग यानी एनआरबीएम पे या फिर रेस्क्यू बैग पे दिया जा रहा है तो मैक्सिमम 50 लीटर पर मिनट होना चाहिए ऑक्सीजन फ्लो। तो नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड रिसीविंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिल रहा है एक चाइल्ड को, तो चाइल्ड बिकम फ्लश्ड एंड इन व्हिचिंग डेवलप चीज, तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुए तो सबसे पहले स्टॉप द इन्फ्यूजन, ऑप्शन नंबर ये होगा राइट। A trauma patient needs to be intubated, is being resuscitated in the emergency department. Which of the following methods is most appropriate to confirm the correct placement of ET tube? तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर ही हमें कंफर्म करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कन्फर्मेटरी है एक्सरे विजुअलाइजेशन, उसके अलावा कैप्नोग्राफी भी कन्फर्मेटरी है। तो इसमें प्रायोरिटी जाएगा, ट्रॉमा पेशेंट है, ठीक है, मे बी बेड साइड एक्सरे जल्दी अवेलेबल नहीं हो सकता है, लेट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा प्रायोरिटी 1। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DSM-5 फीचर ऑफ कैटेटोनिया, तो कैटेटोनिया का DSM-5 फीचर में कौन नहीं आता है, ऑप्शन नंबर है इकोलेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, ए 45-year-old पेशेंट इज प्रिस्क्राइब फेनेल्जिन नाडिल ऑन an MAOI माओ इनहिबिटर्स, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स फॉर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग अबाउट। तो जब भी माओ इनहिबिटर्स का क्वेश्चन आता है, टायरामीन रिच फूड को अवॉइड करना है, ठीक है। तो आज तो टायरामीन डायरेक्ट नाम से आया है, आगे फूड के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, रेड मीट हो गया, टोफू हो गया, पपाया हो गया, ये सब टायरामीन रिच फूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट टेकिंग एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन बिकम्स वेरी रेस्टलेस, pacing the room and states, I can't sit still, which side effect should the nurse suspect? ठीक है, I can't still sit, वॉकिंग टॉकिंग इधर उधर भाग रहा है, तो ये क्या है, ये है अकाथेसिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकाथेसिया। तो ईपीएस के ऊपर एक्यूट डिस्टोनिया, पार्किंसनिज्म, टार्डिवेट डिस्काइनेसिया, ये सब के सीडो पार्किंसनिज्म, ये सब के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है ईपीएस। Side effect of antipsychotics. A patient with schizophrenia is prescribed haloperidol 4 mg. 4 mg haloperidol. Shortly after, the nurse observes lip spasm and tongue protrusion. Which action should the nurse anticipate? तो ये EPS डेवलप कर रहा है, तो क्या देना है इसमें, हम लोराजेपम दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। The nurse is teaching a client about the use of nicotine.
Which statement made by the client indicates correct understanding? तो निकोटीन गम के फॉर्म में मिलता है, तो निकोटीन शुड बी swallowed डायरेक्टली फॉर फास्टर एब्जॉर्प्शन, नहीं. निकोटीन इज एब्जॉर्ब बेस्ट व्हेन प्लेस्ड अंडर द लिप, ये भी नहीं. च्यूइंग निकोटीन क्विकली एंड swallowing द जूस इंक्रीजेस इट्स इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर. Which of the following is classified as a thought disorder? थॉट डिजॉर्डर, ऑब्सेशन एंड डिल्यूजन एक थॉट डिजॉर्डर है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट. A patient frequently visits the clinic with multiple physical complaints. The nurse notes that all medical tests are normal, but the patient insists something wrong. Which disorder is most likely? तो सब सारे लैब वैल्यू सारे टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट बार बार कंप्लेन लेके आ रहा है कि मेरा पेन एब्डोमेन हो रहा है, हेड रीलिंग हो रहा है, तो ये क्या है? ये सोमैटिक सिम्टम डिजॉर्डर, सोमैटिक डिजॉर्डर, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर. A patient with schizophrenia says someone has inserted a chip in my brain. It controls me and it causes pain in my abdomen. This symptom is best classified as यह एक delusion of persecution. ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर. A patient reads a newspaper and claims this secret article is written about me. Which psychiatric phenomenon is the nurse most likely observing? तो यह है delusion of रेफरेंस, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर. कि उसको रेफर किया जा रहा है, यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा है उसके बारे में, वहां पे जो लोग बातें कर रहे हैं उसके बारे में, टीवी में जो बोल रहे हैं उसके बारे में बोल रहा है, ये है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड ए नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में ये सब में से क्या नहीं आता है? ऑप्शन नंबर सी एम्बिवेलेंस. नेगेटिव सिम्टम मतलब जिसमें डिप्रेशन टाइप सिम्टम, चुपचाप रहेगा क्लाइंट, अपाथी, अबोलिशन, एसोशियलिटी, जिसमें विड्रॉल रहेगा, वो सब होता है नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब बिजारी सिम्टम्स. ठीक है, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं. ये रहा लिस्ट नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम्स का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स टू ए कम्युनिटी मीटिंग. द नर्स ऑब्जर्व्स दैट द पेशेंट टॉक्स बिफोर हिज टर्न, इंटरप्ट्स अदर एंड हाईली एक्टिव. The family reports that in the past the patient showed withdrawal, lack of interest and do not attend. इसमें मानिया और डिप्रेशन दोनों का साइन सिम्टम्स आ रहा है. Which psychiatric disorder is most likely diagnosis? ऑप्शन नंबर ए है बाइपोलर 1, ऑप्शन नंबर बी है बाइपोलर डिसऑर्डर विद करेंट मानिया. तो इसमें क्या है कि करेंट मैनिक एपिसोड है प्लस इसमें एक हिस्ट्री प्रेजेंट है डिप्रेशन का, तो ये बाइपोलर 1 हो सकता है. जो टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर होता है हम देख सकते हैं. बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर, देखिए बाइपोलर टाइप 1 और बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, एटलीस्ट वन मैनिक एपिसोड विथ और विदाउट डिप्रेसिव एपिसोड. बाइपोलर 2 में एटलीस्ट वन हैपोमैनिक एपिसोड एंड वन मेजर डिप्रेसिव एपिसोड. और साइक्लोथेमिक में क्रोनिक मूड इंस्टेबिलिटी विथ न्यूमरस पीरियड्स ऑफ हैपोमेनिया एंड डिप्रेसिव. तो इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन आया था उसमें करंट एक मैनिक एपिसोड है प्लस डिप्रेसिव एपिसोड का हिस्ट्री है, तो ये बाइपोलर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 30-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स विद कंप्लेंट ऑफ लो मूड एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज. देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ सुसाइडल थॉट्स. बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट व्हिच साइकियाट्रिक डिसऑर्डर इज मोस्ट लाइकली सस्पेक्ट? तो इसमें क्या है, इसमें देखिए मेनिया या हाइपोमेनिया के एपिसोड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा. बाकी है या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड डिस्टर्ब. मेजर डिप्रेसिव नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें सुइसाइडल थॉट्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा. तो इसमें माइल्ड फॉर्म में है, इसीलिए हम डिस्थेमिया में जा सकते हैं. ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट HIV इन प्रेगनेंसी? ऑप्शन नंबर ए है बेबी डिलीवर्ड बाय ये LSCS है. LSCS डोंट रिक्वायर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस. नॉर्मल वाजिनल डिलीवरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. स्टार्ट ART इन थर्ड टाइमेस्टर. डोंट कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग. तो ये भी पूरा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या था, लैंग्वेज क्या था. ठीक है, तो इसके HIV और प्रेगनेंसी के बारे में हम पूरा जान लेते हैं, तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ सकता है. तो देखिए HIV में मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन का रिस्क रहता है 15 to 45%. ये सबसे पहला MCQ ये आता है. ठीक, अगर ART चल रहा है तो लेस देन 2% चांसेस रहते हैं. ART मतलब क्या? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी.
फिर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में क्या देते हैं, TLE, ये याद रखना है, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। टेनोफोबिर, लेमिवुडिन एंड एपावायरेंज। ठीक है, गोल क्या रखना है कि जो वायरस का कॉपी या वायरल लोड होता है लेस देन 50 कॉपीज पर एमएल, लेस देन, ये ART शुरू करके वायरल लोड को लेस देन 50 कॉपीज पर एमएल करना है। अगर ये गोल आ गया तो हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। अगर वायरल लोड हायर है तो सी सेक्शन करना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अगर वायरल लोड ज्यादा रहा तो सी सेक्शन, अगर कम रहा लेस देन 50 कॉपीज पर एमएल रहा तो नॉर्मल डिलीवरी। डिलीवरी के बाद आता है पोस्ट नाटल प्रोफाइलैक्सिस, जिसमें कि 2 रेजिमेन है, नेविरेपिन और जीडोपोडिन का। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करते हैं, कब, जब वायरल लोड ज्यादा हो। अगर ART चल रहा तो उसके साथ ब्रेस्ट फीडिंग दिया जा सकता है, लेकिन ये पूरा डिपेंड करता है डॉक्टर और मदर का डिसीजन के ऊपर। ठीक है, तो क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाए तो बेबी डिलीवर्ड बाय LSCS डोंट रिक्वायर पोस्ट एक्सपोजर, चाहे वो LSCS हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देना है। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, अगर लेस देन 50 कॉपीज है तो नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। स्टार्ट ART इन थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर नहीं, जब भी डिटेक्ट हो तभी ART स्टार्ट कर देना है। डोंट कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, ये सही आंसर हो सकता है, इसमें ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रिवेंशन इन मेंटल हेल्थ सेटिंग, मेंटल हेल्थ सेटिंग में सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमेशा क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट। तो स्क्रीनिंग ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन, गिव मेंटल हेल्थ एजुकेशन, प्रोवाइड मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, तो ये दोनों नहीं होगा, अर्ली डिटेक्शन स्क्रीनिंग इसमें राइट आंसर ए हो सकता है, क्योंकि इसमें हम डायग्नोसिस कर रहे हैं। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट्स, तो ये इसका राइट आंसर है ट्यूबरक्यूलोसिस। और कुछ आया था जैसे कि बायोफिजिकल प्रोफाइल पैरामीटर्स के ऊपर। ठीक है, तो बायोफिजिकल प्रोफाइल एक इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, देखिए, बायोफिजिकल प्रोफाइल इज एन अल्ट्रासाउंड बेस्ड स्कोरिंग सिस्टम समटाइम्स कंबाइंड विद NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, यूज्ड टू असेस फीटल वेलबींग। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, 5 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम स्कोर 10 होता है, ईच पैरामीटर को 2 स्कोर मिलते हैं। NST होता है, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट होता है, फीटल मूवमेंट होता है, फीटल टोन होता है, और अमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम होता है। ये बिफोर डिलीवरी फीटल का अवगाह स्कोर जैसे इसको हम सोच सकते हैं। ठीक है, ये है बायोफिजिकल प्रोफाइल। इंटरप्रिटेशन, अगर 8 to 10 रहा तो रूटीन क्या है, अगर 6 रहा इक्विवोकल तो रिपीट करना है, डाउटफुल, ये क्रोनिक हाइपोक्सिया हो सकता है। अगर लेस देन 4 रहा सीवियर हाइपोक्सिया, इमीडिएट डिलीवरी चाहिए, क्योंकि ये फीटल का अवगाह स्कोर है, अंदर अगर फीटल हाइपोक्सिक हो रहा है तो हमें तुरंत डिलीवरी करना है। ये है बायोफिजिकल प्रोफाइल। नेक्स्ट, क्लॉक फूड मैनेजमेंट के ऊपर MCQ आया था। तो इसमें भी 2 तरह का मैनेजमेंट होता है, एक सर्जिकल, एक नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या, सीरियल कास्टिंग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पैर को सीधा किया जाता है, या फिर ब्रेसिंग किया जाता है, फुट एब्डक्शन ब्रेस। अगर ये नहीं हो रहा है तो नॉन सर्जिकल, अगर फेल हो रहा है तो उसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें कि सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी, बोनी सर्जरी, ये सब करके करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ABG के ऊपर क्वेश्चन आया था कि एक पीएच था 7.43 है, इससे कम था शायद। ठीक है, पीएच एसिडिक साइड था 7.33 या 7.30 मान लीजिए, PO2 कम था, PCO2 कम था, तो क्या मैनेजमेंट करना है, COPD का पेशेंट था, बाईपाप वाला ऑप्शन इसमें राइट हो सकता है। बॉर्न एंड पार्कलैंड फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आया था। उसके बाद 6 ईयर का एक चाइल्ड था जिसमें BP कफ, ठीक है, BP कफ होना चाहिए, इसका क्या, जो आर्म सर्कमफेरेंस है उसका 75 to 100% तक होना चाहिए।
रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर स्टडी के ऊपर एक एमसीक्यू आया था। ठीक है, बायोफिजिकल टेस्ट हमने डिस्कस कर लिया। अर्ली साइन ऑफ हाइड्रोसेफालस, सनसेटिंग ऑफ आई। उसके बाद सक्शन, अगर सक्शन कर रहे हैं, हाइपोक्सिक हो रहा है, ठीक है, तो क्या करना है, सक्शन को इंटरमीडिएट करना है और ऑक्सीजनेट करना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। टोबैको जूस कलर amniotic fluid, fetal डेथ, इंट्रायूटेराइन डेथ। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। हिप डिस्प्लेसिया में डायपर, डायपर लगाना अवॉइड करना है। और एक एमसीक्यू आया था 160 बाय 110 बीपी है, हेडेक है, प्रोटीन यूरिया 3+ है। ये सीवियर प्री एक्लाम्सिया या फिर प्री एक्लाम्सिया के कैरेक्टरिस्टिक है। हिस्ट्रोक, जिसमें कि राइट आंसर होगा नो स्वेटिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर से एमसीक्यू आया था। एक्मो, एक्मो में अगर पेशेंट हाइपोक्सिक हो रहा है, एक्मो क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। अगर हाइपोक्सिक हो रहा है तो चेक फॉर क्लॉट ब्लॉकेज, उसके लिए चेक करना है। ऑर्स टू वेयर फीमेल ड्रेस, ठीक है, फीमेल ड्रेस पहन के अपने सेक्सुअल और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो ट्रांसफर्स्टिजीम है। उसके बाद आईएनएपी का फुल फॉर्म आया था इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। आईएमएन से में चिल्ड्रन एक फीवर के साथ आया है, तो इसमें 2 ऑप्शन थे, मलेरिया और एक मीजल्स। ठीक, तो आईएमएनसीआई के थ्रू देखें तो मलेरिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। सोमैटिक पेन डिजॉर्डर, इसको प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था डाउन्स एंड सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर। डाउन स्कोर भी बोलते हैं, ये न्यूनटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस स्कोर है, न्यूनटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस स्कोर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। उसके बाद बिलिरुबिन क्लियरेंस के ऊपर क्वेश्चन आया था, 1 to 2 mg पर DL के हिसाब से उसको करेक्ट करना है। और एक एमसीक्यू था कि एक पेशेंट है, उसमें जॉ थ्रस्ट मैनोवर काम नहीं कर रहा है, जॉ थ्रस्ट के साथ हम ऑक्सीजनेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं कि सस्पेक्ट स्पाइनल इंजरी है, हम जॉ थ्रस्ट करके एयरवे को ओपन कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, तो उसके बाद हम इधर इंट्यूबेशन के ऊपर जा सकते हैं। इमेज बेस्ड में डिवर्स डिटेक्टर आया था, ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेव आया था, ठीक है, और बोजी का, और एक सीटीजी में लेट डिसेलरेशन का इमेज आया था। ये लेट डिसेलरेशन है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया है लेकिन अभी तक हार्ट रेट बढ़ानी है, तो ये है लेट डिसेलरेशन। तो ये सब कुछ एमसीक्यूज आए थे। ठीक है, तो इसके बारे में और पढ़िए और बाकी एमसीक्यूज को कोरिलेट कीजिए और नेक्स्ट नोट सेट के लिए प्रिपेयर होते थे। थैंक यू।